पिछले वीडियो में हमने देखा कि खाना डिओडेनम में ब्रेक डाउन किया जाता है। डिओडेनम से इसे स्मॉल इंटेस्टाइन के दूसरे हिस्से में भेजा जाता है जिसे जेजुनम कहते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन के तीसरे हिस्से को इलियम कहा जाता है। हमने देखा कि बहुत सारा डाइजेशन डिओडेनम में होता है, लेकिन जेजुनम और इलियम में बहुत सारा एब्सॉर्प्शन होता है। जी हाँ, बहुत थोड़ा डाइजेशन और बहुत सारा एब्सॉर्प्शन। इस रीजन में खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट किया जाता है और हमारा शरीर एब्सॉर्ब करने के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन खाना यहाँ कैसे एब्सॉर्ब होता है, ये समझने के लिए खाना कैसे एब्सॉर्ब होता है हमें स्मॉल इंटेस्टाइन के क्रॉस सेक्शन को देखना होगा। इसे स्मॉल इंटेस्टाइन का एक छोटा सा हिस्सा माने, इस लंबे ट्यूब का एक छोटा सा हिस्सा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन इस समय पर ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करना चाहता है। ये एब्सॉर्प्शन की क्षमता को बढ़ाना चाहता है और एब्सॉर्प्शन का रेट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर के सरफेस एरिया पर निर्भर करता है। अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब किए जाएंगे। आमतौर पर इस ट्यूब को देखने से हम इसके अंदर के स्मूथ सरफेस को सरफेस एरिया मान सकते हैं, है ना? लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। अब ट्यूब के अंदर के सरफेस पर उंगली जैसे कई प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे विलाई कहते हैं, जो सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। एक्चुअल इमेज कुछ ऐसे दिखेगी। ये सभी छोटे विलाई सरफेस एरिया को काफी बढ़ा देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये कैसे होता है? हम ये कैसे कह सकते हैं कि सरफेस एरिया बढ़ गया है? इसे समझने के लिए मान लीजिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ ऐसे खुलेगा और एक रेक्टेंगुलर सरफेस जैसे दिखेगा। अगर यहाँ कोई विलाई नहीं होते तो न्यूट्रिएंट्स इस सरफेस द्वारा एब्सॉर्ब किए जाते और ये इसका सरफेस एरिया होता। अब चलिए इसके सरफेस पर छोटे उंगली जैसे प्रोजेक्शंस ड्रॉ करते हैं। क्या सरफेस एरिया बढ़ता है? जी हाँ, बिल्कुल। ये जिस सरफेस एरिया पर खड़ा है ये सिर्फ इसके सर्कुलर बेस का एरिया है, लेकिन सरफेस एरिया जो एक्सपोज्ड है वो हर व्हीलर्स का कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो उसी एरिया को खड़े रहने के लिए इस्तेमाल करते हुए व्हीलाई न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को काफी बढ़ा देते हैं। इसके कारण न्यूट्रिएंट्स जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं और अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल और पानी बच जाता है। याद रखिए कि व्हीलाई का डाइजेशन में कोई काम नहीं होता, ये सिर्फ न्यूट्रिएंट्स को जल्दी एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। हमें व्हीलर्स के स्ट्रक्चर को डिटेल में समझने की जरूरत है। ये एक व्हीलर्स है। सरफेस एरिया और बढ़ाने के लिए हर व्हीलर्स पर छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं और इन्हें माइक्रो व्हीलाई कहा जाता है। जी हाँ, माइक्रो व्हीलाई। जी हाँ, ये छोटे या माइक्रो व्हीलाई एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को और बढ़ाते हैं। लेकिन क्या ये सरफेस एरिया को काफी हद तक बढ़ाएगा? ये एब्जॉर्प्शन के सरफेस के एरिया को लगभग आधे स्क्वायर मीटर से 200 स्क्वायर मीटर तक बढ़ा देता है। जी हाँ, एक पूरे टेनिस कोर्ट जितना। अब हर व्हीलर्स के पास सेंट्रल लैक्टियल होता है। ये एक सेंट्रल लैक्टियल और कुछ नहीं लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम का एक प्रोजेक्शन है। ब्रेक डाउन हुए फैट पार्टिकल्स सेंट्रल लैक्टियल द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं और लिम्फेटिक सिस्टम में पास किए जाते हैं। लेकिन प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपका क्या कहना है? ये कैसे एब्जॉर्ब होते हैं? तो हर सेंट्रल लैक्टियल कैपिलरीज के एक नेटवर्क से घिरा हुआ है। ये ब्लड को व्हीलर्स की ओर लेकर जाते हैं और ब्लड को इससे दूर भी लेकर जाते हैं। चलिए हम इसे आपके लिए फिर से दोहराते हैं। हर व्हीलर्स में सेंट्रल लैक्टियल होता है और ये सेंट्रल लैक्टियल कैपिलरीज के एक नेटवर्क से घिरा हुआ है और ब्रेकडाउन हुए प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब किए जाते हैं सीधा इन कैपिलरीज में। फैट्स शरीर में सेंट्रल लैक्टियल द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं और प्रोटीन्स और कार्ब्स कैपिलरीज द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ये एक ओवरव्यू था कि स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे काम करती है। डिओडेनम में बहुत सारा डाइजेशन होता है और जेजुनम और इलियम में बहुत सारा एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन और कुछ नहीं लेकिन एक ट्यूब है और खाना विलाई द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है जो कि इसके इनर सरफेस पर मौजूद होता है। अनडाइजेस्टेड खाना लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, जिसके बारे में हम अगले लेसन में सीखेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब नहीं होता उसे लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि कोलन में पास कर दिया जाता है। इसे लार्ज कहा जाता है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की तुलना में इसकी पैसेज ज्यादा वाइड होती है। ये इस पॉइंट से शुरू होती है और रेक्टम पर खत्म होती है। अब जरा लार्ज इंटेस्टाइन की शेप को ध्यान से देखिए। ये उल्टे यू की तरह है। खाना यहाँ एंटर करता है, फिर यहाँ से होते हुए रेक्टम तक पहुंचता है। ये भाग जहाँ खाना ग्रेविटी के विपरीत ऊपर मूव होता है इसे असेंडिंग पोर्शन कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि असेंड का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, और इस ऊपरी भाग को ट्रांसवर्स पोर्शन कहते हैं। ट्रांसवर्स का मतलब होता है किसी चीज को क्रॉस करना। इंटेस्टाइन का ये भाग एब्डोमेन को राइट से लेफ्ट तक क्रॉस करता है, इसलिए इसे ट्रांसवर्स पोर्शन कहते हैं।
और ये भाग जहां खाना नीचे उतरता है इसे डिसेंडिंग पोर्शन कहते हैं। असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। लार्ज इंटेस्टाइन एस शेप के साथ खत्म होती है और इस पार्ट को सिग्मॉइड कोलन कहते हैं। असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मॉइड कोलन। क्या आपको पता है लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? जो सबसे जरूरी चीज यहाँ होती है वो है एब्जॉर्प्शन। लेकिन क्या वो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन है? जी नहीं, वो पानी का हमारी ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्प्शन है और थोड़ी मात्रा में सोडियम या पोटेशियम जैसे इनऑर्गेनिक आयंस का एब्जॉर्प्शन भी यहाँ होता है। और जो बचा हुआ सॉलिड या सेमी सॉलिड वेस्ट होता है उसे रेक्टम में पास कर दिया जाता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे निचला हिस्सा होता है। रेक्टम वो हिस्सा है जहाँ वेस्ट को बॉडी से बाहर फेंकने से पहले स्टोर किया जाता है। इस वेस्ट को फीशीज कहते हैं। इसे एनस के जरिए बॉडी के बाहर फेंक दिया जाता है। एनस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के एंड पर एक पैसेज होता है। एनल स्फिंक्टर्स रिलैक्स होते हैं और खाना बॉडी के बाहर फेंक दिया जाता है। इसके साथ डाइजेस्टिव, जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा, डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट्स जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स और मिनरल्स हमारे शरीर द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के उन हिस्सों को जेजुनम और इलियम कहा जाता है जहां ज्यादातर एब्जॉर्प्शन होता है। अगर आपको याद हो तो छोटे से उंगली जैसे प्रोजेक्शंस को वीलाई कहा जाता है, जो तेज एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। खाना जो डाइजेस्ट हो चुका है वो अब शरीर के अंदर है और अब वो बॉडी सब्सटेंसेस में बदल जाएंगे, जो ऑर्गेनिज्म का एक हिस्सा बन जाएंगे। इसे असिमिलेशन कहा जाता है। असिमिलेशन सेल्स में होता है, जबकि डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल में होता है। लेकिन न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाते हैं? क्या ये सीधे बांट दिए जाते हैं या क्या ये बांट जाने के लिए एक सेंट्रल पॉइंट पर जाते हैं? जी हाँ, ये एक सेंट्रल पॉइंट पर जाते हैं जो कि लिवर है। लिवर एक चेक पॉइंट और कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है, जो न्यूट्रिएंट्स को उचित मात्रा में सर्कुलेटरी सिस्टम में रिलीज करता है। हमारे पिछले वीडियो में हमने ये भी देखा था कि लिवर बाइल को सिक्रीट करता है, जो फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। लेकिन इसका मुख्य फंक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुए न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करना है। लेकिन शरीर द्वारा अलग अलग न्यूट्रिएंट्स कैसे उपयोग किए जाते हैं? चलिए 3 मुख्य प्रकार के न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करते हैं। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेकडाउन से बनते हैं। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल फैट के ब्रेकडाउन से बनते हैं और अंत में अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन से बनते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स के 3 मुख्य प्रकार हैं जो ब्रोकन डाउन फॉर्म में हैं और शरीर में एब्जॉर्ब होने के लिए तैयार हैं। लेकिन ग्लूकोज के साथ आखिर क्या होता है? याद रखिए कि ग्लूकोज शरीर को एनर्जी देता है, लेकिन सिर्फ तभी जब शरीर को उसकी जरूरत होती है। इसका मतलब कि इसे स्टोर करना होगा और तभी ही यूज करना होगा जब शरीर इसकी डिमांड करेगा। लेकिन क्या ग्लूकोज को स्टोर किया जा सकता है? जी नहीं, इसे ग्लूकोज के रूप में स्टोर नहीं किया जा सकता है। ग्लूकोज को इनसॉल्युबल ग्लाइकोजन में बदला जाता है, जिसे एनर्जी रिजर्व के रूप में स्टोर किया जाता है। जी हाँ, लिवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, जो कि स्टोर किया जाता है। लेकिन शरीर को ग्लूकोज की जरूरत है ना? खैर, जब शरीर डिमांड करता है तो ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। जी हाँ, ग्लूकोज को स्टोर किए जाने के लिए ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है और उचित समझे जाने पर वापस ग्लूकोज में बदल दिया जाता है और अधिक ग्लूकोज लिवर द्वारा फैट्स में बदल दिए जाते हैं, जो एडिपोज टिश्यू में स्टोर किए जाते हैं। ये ग्लूकोज के असिमिलेशन को पूरा करता है। लेकिन फैट प्रोडक्ट्स और अमीनो एसिड्स के बारे में आपका क्या कहना है? डाइजेशन के फैट प्रोडक्ट्स फैटी सब्सटेंसेस में बदले जाते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल एनर्जी रिजर्व्स के रूप में काम करते हैं और स्किन के नीचे या ऑर्गन्स के आसपास स्टोर किए जाते हैं। अब हम आखिरी हिस्से पर आते हैं। अमीनो एसिड्स शरीर के बिगड़े हुए हिस्सों को रिपेयर करने के लिए और इसकी ग्रोथ के लिए यूज होते हैं। जरूरत से ज्यादा अमीनो एसिड स्टोर नहीं किए जा सकते और यूरिया में बदल जाते हैं, जो यूरिन के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। तो कुछ इस तरह से खाना शरीर में असिमिलेट होता है। ये ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होता है और शरीर के रिपेयर और ग्रोथ के लिए एनर्जी और मटेरियल्स प्रदान करने के लिए यूज किया जाता है। डाइजेशन के अलग अलग स्टेजेस कौन से हैं? हम इसे 2 तरीकों से समझ सकते हैं। इस डायग्राम को देखिए। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का रफ स्केच है। डाइजेशन का पहला स्टेप मुंह में होता है। खाना अंदर लिया जाता है, चबाया जाता है, तोड़ा जाता है और गले से नीचे भेज दिया जाता है। खाना ईसोफेगस से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट द्वारा नीचे पुश किया जाता है। खाना फिर स्टमक में पहुंचता है, जहां वो थोड़ा सा डाइजेस्ट होता है और डियोडिनम में भेज दिया जाता है।
ज्यादातर डाइजेशन डिओडेनम में होता है, जहां प्रोटीन्स, फैट्स और स्टार्च ब्रेक डाउन होते हैं और आगे जेजुनम और इलियम में भेज दिए जाते हैं। यहाँ बहुत थोड़ा डाइजेशन लेकिन बहुत सारा एब्जॉर्प्शन होता है। सभी सिंपल सब्सटेंसेस जैसे कि अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लूकोज और विटामिन और मिनरल्स भी ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब किए जाते हैं। और सभी इनडाइजेस्टेड वेस्ट पानी के साथ लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। यहाँ पानी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और बाकी का इनडाइजेस्टेबल मैटर रेक्टम में स्टोर कर लिया जाता है, जहाँ एनस से बाहर निकाल दिया जाता है। ये एक छोटी सी समरी थी ह्यूमन बॉडी में होने वाले डाइजेशन के बारे में। इसे देखने का दूसरा तरीका है प्रोसेस के हर हिस्से को क्लासिफाई करना। यहाँ 5 मुख्य हिस्से हैं। खाने को अंदर लेना और चबाना इंजेस्शन में क्लासिफाई होगा। हम खाने को इंजेस्ट करते हैं या हम कह सकते हैं कि हमने इसे कंज्यूम किया है, ये मुंह में होता है। फिर विभिन्न जूसेस में मौजूद एंजाइम्स खाने को छोटे और सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। इस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं और ये स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और केवल यही कारण है कि खाना ब्रेक डाउन किया जाता है ताकि इसे हमारे शरीर के सेल्स द्वारा एब्जॉर्ब किया जा सके। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों पर मौजूद विलाय के माध्यम से ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब किया जाता है। इसे एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। इंजेस्शन खाने का इनटेक है, डाइजेशन इसे सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करना और एब्जॉर्प्शन सेल्स द्वारा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना है। ये सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स या तो स्टोर किए जाते हैं या विभिन्न फंक्शंस के लिए यूज किए जाते हैं। फंक्शंस जैसे कि एनर्जी प्रोड्यूस करना, शरीर को बनाना और रिपेयर करना भी। इस हिस्से को असिमिलेशन कहते हैं, जिसका मतलब कि खाना कंज्यूम या यूटिलाइज किया गया है। पानी लार्ज इंटेस्टाइन द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और बाकी का अनडाइजेस्टेड खाना शरीर से निकाल दिया जाता है। इसे इजेस्शन कहते हैं। ये थे 5 इंपॉर्टेंट स्टेजेस: इंजेस्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और इजेस्शन। मनुष्यों में डाइजेशन इस प्रकार से होता है, लेकिन ये दूसरे जानवरों में अलग हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि गाय के स्टमक में 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं? जी हाँ, और उनका डाइजेशन प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग है। हम इसे हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। अमीबा में डाइजेशन के स्टेजेस हम मनुष्यों की तरह ही होते हैं। वो खाना अंदर लेते हैं, उसे डाइजेस्ट करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। फिर ये असिमिलेट होता है और अनडाइजेस्टेड वेस्ट को इजेस्ट किया जाता है। लेकिन ये स्टेजेस जिस तरीके से पाए जाते हैं वो अलग होता है। अमीबा का मुंह नहीं होता है, तो खाना शरीर के किसी भी हिस्से से अंदर लिया जा सकता है। मनुष्यों के विपरीत अमीबा लगातार अपना आकार बदल सकता है और खाने को कंज्यूम करने के लिए ये स्यूडोपोडिया नामक छोटी उंगली की तरह प्रोजेक्शंस बनाता है। स्यूडोपोडिया खाने को चारों ओर से घेर लेते हैं और उसके आसपास शरीर बनाने के लिए उसे पूरी तरह से निगल लेते हैं। स्यूडोपोडिया फूड पार्टिकल को चारों ओर से ज्वाइन कर लेते हैं और उसे एक फूड वैक्यूल में फंसा लेते हैं। फूड वैक्यूल और कुछ नहीं लेकिन एक टेम्पररी स्टमक है। फूड वैक्यूल्स में एंजाइम्स होते हैं जो खाने को डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक डाउन करते हैं और बाद में ये ग्रोथ के लिए अमीबा द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। जैसे ही न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, फूड वैक्यूल गायब हो जाता है। खाने में मौजूद न्यूट्रिएंट्स अमीबा के शरीर द्वारा सीधे एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म की मूवमेंट के कारण ही सेल के सभी हिस्सों को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स ज्यादातर ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए यूज होते हैं। लेकिन अनडाइजेस्टेड वेस्ट का क्या? अनडाइजेस्टेड वेस्ट सेल वॉल पर एक टेम्पररी रप्चर द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये अमीबा का डाइजेशन प्रोसेस है। स्टेप सेम है, बस फर्क इतना है कि थोड़ा अलग तरीके से होता है। चलिए जल्दी से जरूरी पॉइंट्स को दोहराते हैं। स्यूडोपोडिया जो कि टाइनी फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस हैं, अमीबा की बॉडी के चारों ओर होती हैं और यही इस्तेमाल होती है खाना खाने के लिए। फूड वैक्यूल खाने को तोड़ता है छोटे हिस्सों में जो कि अमीबा से एब्जॉर्ब हो पाएं। न्यूट्रिएंट्स सीधे अमीबा की बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म में, और अनडाइजेस्टेड खाने को शरीर से बाहर फेंक दिया जाता है। वैसे तो अमीबा एक सिंगल सेल्ड जीव है, पर वो दूसरे माइक्रोस्कोपिक जीवों को खा सकता है और कभी कभी दूसरे अमीबा को भी। क्या आपको पता है अमीबा कैनिबलिज्म से बचने के लिए एक केमिकल सिक्रीट करता है जो दूसरे अमीबा को उससे दूर रखता है। ये सिक्रीशन अमीबा को दूसरे शिकारियों से भी बचाता है। एक बार खाना हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो जाए तो वो एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है? हमें हर काम के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, जैसे कि चलना, दौड़ना, हिलना। लेकिन खाना एक बार उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक हो जाए तो वो क्या खुद से एनर्जी प्रोड्यूस करता है? मान लीजिए ग्लूकोज, ये सिंपल ब्रोकन डाउन कॉम्पाउंड है जो बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है।
लेकिन एनर्जी रिलीज करने के लिए इसे किसी चीज की जरूरत होगी, इसे ऑक्सीजन की जरूरत होगी, और इसीलिए हम सांस लेने के जरिए हवा अंदर लेते हैं। याद रखिए, हम जो हवा अंदर लेते हैं उसमें और भी गैसेस होती हैं। हम सिर्फ ऑक्सीजन ही अंदर नहीं लेते, लेकिन हमारी बॉडी को मेनली ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन ब्रोकन डाउन ग्लूकोज को एनर्जी रिलीज करने में मदद करता है, और एनर्जी के साथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स के रूप में दिए जाते हैं। ये एक गाड़ी की तरह काम करता है। पेट्रोल ऑक्सीजन की मदद से जलता है और गाड़ी को चलने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, और उसके वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स हवा को प्रदूषित करते हैं। हमें भी फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। इसे रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या ये सही है? जी नहीं, ये बहुत ही आम गलतफहमी है। ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना ये रेस्पिरेशन नहीं होता, ये बस ब्रीदिंग होता है। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों सेम नहीं होते। ब्रीदिंग वेंटिलेशन की तरह है, हवा अंदर लेना और फिर उसे रिलीज करना, जबकि रेस्पिरेशन एक सेल्यूलर प्रोसेस है जो सेल्स के अंदर फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करता है। इसे इंटरनल या सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। यहाँ एनर्जी रिलीज करने के लिए फूड को ऑक्सीडाइज किया जाता है। हम आने वाले वीडियोस में रेस्पिरेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। ये कुछ चीजें हैं जो आप घर पर ट्राई कर सकते हैं इस इक्वेशन को टेस्ट करने के लिए। एक टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर लीजिए और उसमें स्ट्रॉ डाल दीजिए। इस स्ट्रॉ में हवा फूंकिए। आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि लाइम वाटर का रंग सफेद हो गया है। ये इसलिए क्योंकि आपकी सांस से कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। क्या आपको याद है कि रेस्पिरेशन का एक बाय प्रोडक्ट वेस्ट वाटर भी था? जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो ये वाटर वेपर के रूप में बाहर आता है। तो आप अगर एक शीशे के सामने खड़े होकर सांस बाहर छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी चिकनी सरफेस फॉगी यानी कि धुंधली हो जाती है। ये हमारी सांस के वाटर वेपर के कंडेंसेशन के कारण होता है। हमारे अगले कुछ सेशंस में हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन एक्चुअली कैसे होती है और इस प्रोसेस में कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। अब मनुष्य के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को डिटेल में देखते हैं। हवा से ऑक्सीजन नेजल कैविटी या ओरल कैविटी या दोनों से अंदर लिया जाता है। क्या नाक से सांस लेना बेहतर है? जी बिल्कुल। और ऐसा क्यों है? मुंह के विपरीत नाक उससे गुजरती हवा को फिल्टर, गीला और गर्म करता है। नाक में मौजूद बाल नेजल कैविटी से गुजरती हवा को फिल्टर करते हैं। नॉस्ट्रिल्स में मौजूद बाल में डस्ट पार्टिकल्स और कीटाणु फंस जाते हैं और नाक में सर्कुलेट होता ब्लड हवा को गर्म करता है और नॉस्ट्रिल्स में मौजूद म्यूकस से ये गीली की जाती है। तो याद रखिए कि मुंह की बजाय नाक से सांस लेना हमेशा बेहतर होता है। इन दोनों पॉइंट से ऑक्सीजन अंदर लेने के बाद ये फेरिंग्स तक पहुंच जाता है। हम नाक और मुंह से जो हवा या ऑक्सीजन अंदर लेते हैं वो फेरिंग्स तक पहुंचता है जो इन कैविटीज के पीछे होता है। अगर आपको याद हो तो फेरिंग्स ईसोफेगस और लैरिंग्स में स्प्लिट हो जाता है। ईसोफेगस वो जगह है जहां खाना अंदर जाता है और लैरिंग्स वो जगह है जहां हवा अंदर जाती है। खाना ईसोफेगस से पेट तक जाता है और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है जहां डाइजेशन होता है। लेकिन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को समझने के लिए हम इस पार्ट में इंटरेस्टेड हैं, लैरिंग्स और उसके बाद के पार्ट्स। लैरिंग्स शरीर का वॉइस बॉक्स भी है क्योंकि इसमें वोकल फोल्ड्स होते हैं जो स्पीच की साउंड को प्रोड्यूस करते हैं और हमें हमारे आवाज को मॉड्यूलेट करने देते हैं। लैरिंग्स में थायराइड कार्टिलेज भी होता है जो बाहर की ओर बढ़ती है और कभी कभी इसे एडम्स एप्पल भी कहा जाता है। ये सबके पास होता है लेकिन ये ज्यादातर पुरुषों में प्रोमिनेंट होता है। तो नेजल कैविटी, फेरिंग्स और लैरिंग्स मिलकर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बनाते हैं। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में आपका क्या कहना है? लैरिंग्स के बाद हमारे पास ट्रैकिया है जिसे आमतौर पर विंड पाइप भी कहा जाता है। इसमें ये सी शेप्ड रिंग्स के कार्टिलेज एम्बेडेड होते हैं। ये लगभग 16 से 18 होते हैं और अगर आप अपनी चिन ऊपर उठाएं तो आप इन्हें अपनी उंगलियों से महसूस कर सकते हैं। अब हम एक इंटरेस्टिंग पार्ट पर आते हैं। इस पॉइंट पर ट्रैकिया दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है। ये लंग्स के एंट्री पॉइंट्स हैं और इन्हें ब्रोंकाई कहा जाता है और हर एक को ब्रोंकस कहा जाता है। ओरल और नेजल कैविटी से हवा विंड पाइप में प्रवेश करती है और लंग्स तक ब्रोंकाई द्वारा पहुंचती है। जी हाँ, ये वो दो लंग्स हैं मनुष्य शरीर में, एक लेफ्ट लंग और एक राइट लंग। जिस ह्यूमन बॉडी के ये लंग्स हैं उस ह्यूमन बॉडी के हिसाब से इन्हें लेबल करते हैं। जैसे कि इस ह्यूमन बॉडी जिसके ये लंग्स हैं उसके हिसाब से ये लेफ्ट और ये राइट लंग कहलाया जा सकता है।
हमारे लंग्स के बारे में ऐसा बहुत कुछ है जो हमें जानने की जरूरत है, लेकिन उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो हवा लंग्स में कैसे जाती है? जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ब्रोंकाई आगे चलकर छोटे ब्रोंक्यूल्स में स्प्लिट हो जाती है। ट्रैकिया 2 ब्रोंकाई में स्प्लिट हो जाता है और हर एक ब्रोंकाई आगे छोटे ब्रोंक्यूल्स में स्प्लिट हो जाती है। इस स्ट्रक्चर को ब्रोंक्यूल ट्री भी कहा जाता है। इसे शाखाओं के साथ एक पेड़ के रूप में सोचिए जिसे उल्टा कर दिया है। ट्रैकिया पेड़ की ट्रंक की तरह होती है और फिर ये ब्रोंक्यूल्स के रूप में बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन ब्रोंक्यूल्स के अंत में क्या होता है? अगर हम इस रीजन में जूम करें तो हमें एयर सैक्स के छोटे गुच्छे दिखेंगे जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। जी हाँ, ये अंगूरों के गुच्छों जैसे दिखते हैं और इन्हें एल्वियोलाई कहा जाता है। एल्वियोलाई के बहुत करीब ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिनसे ब्लड बहता है। तो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड में भेजा जाता है जो फिर दिल तक जाता है और फिर इसे पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है। और उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वेस्ट बाय प्रोडक्ट है वो ब्लड के द्वारा एल्वियोलाई को ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ गैसेस का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन ब्लड में भेजा जाता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई को भेजा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फिर ट्रैकिया से ब्रोंक्यूल्स तक ब्रोंकाई ट्रैवल करता है और ओरल या नेजल कैविटी से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन वातावरण से इनहेल किया जाता है, फिर एल्वियोलाई तक जाता है, फिर ब्लड में जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल किया जाता है। वीडियो में जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि क्या ऑक्सीजन की मौजूदगी के बिना एनर्जी रिलीज की जा सकती है, क्या ये मुमकिन है? जो इक्वेशन हमने देखी थी वो ये थी कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन एनर्जी रिलीज करता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स के रूप में बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो सवाल यह है कि क्या हमें ये एनर्जी ऑक्सीजन के बिना मिल सकती है? क्या सिर्फ ग्लूकोज मनुष्य शरीर के लिए एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है? और इसका आंसर है हाँ, ये मुमकिन है। ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन के एनर्जी में बदला जा सकता है। इसे एनेरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। एन का मतलब है विदाउट और एरो का मतलब है एयर, यानी कि बिना हवा या ऑक्सीजन के। रेस्पिरेशन जिसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं और अब तक हमने यही देखा है। लेकिन इस सेशन में हम एनेरोबिक रेस्पिरेशन पर फोकस करेंगे। इसमें ऑक्सीजन की मदद के बिना ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज की जाती है और ये एनेरोबिक रेस्पिरेशन से तेज होता है। एनेरोबिक रेस्पिरेशन में हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है और ये तेज भी है। तो क्या ये फिर एरोबिक रेस्पिरेशन से बेहतर है? इसके कुछ नुकसान भी हैं। मनुष्यों में एनेरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और ये धीरे धीरे हमारे मसल्स को पॉइजन करता है, जिसके कारण क्रैम्प्स होते हैं। आपके मसल्स में दर्द रहता है और ये काम करने के लिए कम योग्य हो जाते हैं। मनुष्य भारी काम के दौरान एनेरोबिक रेस्पिरेशन का यूज करता है, जैसे कि भागने के दौरान। अगर आप बहुत तेज भाग रहे हैं तो आप पर्याप्त सांस नहीं ले पाते हैं और इसके कारण आपके मसल्स को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तब आपके मसल्स एनेरोबिकली सांस लेना शुरू कर देते हैं। एनेरोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नुकसान यह है कि इसमें बहुत थोड़ी नेट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इसलिए हम सिर्फ 1 या 2 मिनट तक ही ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं। तो अगर आपकी टॉप स्पीड में 100 मीटर्स की रेस में भागे तो उसके अंत में आपकी सांस फूलने लग जाएगी, क्योंकि शरीर और ऑक्सीजन मांगता है। एनेरोबिक रेस्पिरेशन द्वारा प्रोड्यूस की गई एनर्जी काफी नहीं होती है, लेकिन सिर्फ मनुष्य ही एनेरोबिक रेस्पिरेशन यूज नहीं करते हैं। एनेरोबिक रेस्पिरेशन बहुत कम या बिना ऑक्सीजन के मौजूदगी में पौधों और कुछ माइक्रोबियल सेल्स में भी होता है। प्लांट सेल्स और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि यीस्ट में इस तरह के रेस्पिरेशन के दौरान लैक्टिक एसिड की बजाय इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। तो ग्लूकोज एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एनर्जी रिलीज करता है। तो हालांकि एनेरोबिक रेस्पिरेशन काम करता है, ये मनुष्यों में एनर्जी जनरेट करने का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं हो सकता है। एरोबिक रेस्पिरेशन बेहतर है क्योंकि ये एनेरोबिक रेस्पिरेशन से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये ग्लूकोज को पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर में ऑक्सीडाइज कर देता है और हर ग्लूकोज मॉलिक्यूल में मौजूद सारी एनर्जी को रिलीज कर देता है। रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं बदलता है। गैस का एक्सचेंज समान ही रहता है। ऑक्सीजन एनर्जी रिलीज करने के लिए यूज होता है और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। लेकिन ये ऑर्गेनिज्म पर निर्भर करता है कि ये किस तरीके से किया जाता है।
हम देख चुके हैं कि ये मनुष्यों और पौधों में कैसे होता है। तो चलिए इस सेशन में डिस्कस करते हैं कि ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स या पानी में रहने वाले जानवरों में कैसे होता है। हमारे डाइजेशन के एक ट्यूटोरियल में हमने अमीबा के स्ट्रक्चर को देखा था। हम जानते हैं कि ये एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जो ताजे पानी में रहता है। इसके पास रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए कोई खास ऑर्गन नहीं होता है, तो इसलिए अमीबा में रेस्पिरेशन उसके सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ऑक्सीजन गैस सेल मेम्ब्रेन द्वारा शरीर के अंदर डिफ्यूज की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आसपास के पानी में आसान डिफ्यूजन के प्रोसेस द्वारा बाहर निकाली जाती है। ये अलग था, है ना? लेकिन ग्रास हॉपर्स और कॉकरोचेस जैसे कीड़ों के बारे में आपका क्या कहना है? इनके पास भी लंग्स नहीं होते। इनके पास सांस लेने के लिए छोटे एयर ट्यूब्स का एक सिस्टम होता है जिसे ट्रैकिए कहा जाता है। ट्रैकिए ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उनके शरीर के साइज में छोटे पोर्स द्वारा खुलते हैं, जिन्हें स्पाइरेकल्स कहते हैं। रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन से भरी हवा इनके शरीर में स्पाइरेकल्स के द्वारा प्रवेश करती है और ये पूरे शरीर में ट्रैकिए के नेटवर्क से पास होती हैं। फूड जब ब्रेक डाउन होता है तो बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये फिर इसी ट्रैकिए के नेटवर्क के जरिए बॉडी से रिलीज कर दिए जाते हैं। लेकिन हवा इनके अंदर और बाहर कैसे आती जाती है? एब्डोमेन और विंग्स की मूवमेंट ट्रैकिए से हवा अंदर और बाहर करती है ना अद्भुत? तो क्या आप बता सकते हैं कि अर्थवर्म्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है? इनमें भी रेस्पिरेशन के लिए कोई खास ऑर्गन नहीं होता। अर्थवर्म्स में रेस्पिरेशन उनके सॉफ्ट और गीले स्किन के जरिए होता है। उनके स्किन के नीचे ही ब्लड कैपिलरीज होती हैं। स्किन द्वारा अब्सॉर्ब की गई गैस ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है और फिर ब्लड के सभी सेल्स को भेजी जाती है। इस तरह से डिफ्यूजन होता है। सेल्स के अंदर ऑक्सीजन को फूड के ऑक्सीडेशन के लिए यूज किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिक्स हो जाता है और उनके गीले स्किन के जरिए बॉडी से बाहर डिफ्यूज कर दिया जाता है ना इंटरेस्टिंग? लेकिन रुकिए, ज्यादातर मछलियों में रेस्पिरेशन का प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ये गिल्स, जो कि स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, उनके जरिए होता है। अब हवा के मुकाबले पानी से ऑक्सीजन को प्राप्त करना ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए पानी से ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए मछलियों के पास स्पेशल सिस्टम्स होते हैं। कुछ मछलियां पानी में मौजूद लगभग 80% ऑक्सीजन प्राप्त कर लेते हैं। अब्सॉर्ब किया ऑक्सीजन फिर खून के जरिए बॉडी के सभी सेल्स तक पहुंचाया जाता है और फिर खून के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड गिल्स तक वापस लौटाया जाता है। अंत में गिल्स अपने जरिए पास होता हुआ कार्बन डाइऑक्साइड पानी में रिलीज कर देते हैं। इसे हम डिटेल में अलग ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे, जहां हम सिर्फ मछलियों में रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे। खैर, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स थे जिनमें अलग अलग तरीकों से रेस्पिरेशन होता है, लेकिन रेस्पिरेशन का बेसिक प्रिंसिपल को भूलिएगा नहीं। शरीर द्वारा ऑक्सीजन का यूज किया जाता है हमारे खाने को ऑक्सीडाइज करने के लिए और एनर्जी जनरेट करने के लिए, और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट्स के रूप में रिलीज किए जाते हैं।